हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का साइंस है और यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, देखो जब शुद्ध पदार्थों के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारे मन में क्या होता है। जनरल लाइफ में जो शुद्ध पदार्थों के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि उस पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो। जैसे कि अगर हम बात करें दूध की, तो दूध को सुनते ही हमारे मन में क्या आता है कि अगर दूध में पानी नहीं मिला हुआ है तो वो दूध जो है वह शुद्ध है। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले इसी तरह से तेल की, है ना, तो तेल में अगर एक ही प्रकार का तेल है तो वो शुद्ध पदार्थ है। इसी तरह से अगर हम बात कर ले पानी की, तो हम बोलते हैं पानी में अगर कुछ नहीं मिला हुआ है तो वह शुद्ध पानी है। लेकिन जब हम साइंटिफिक नज़रिए से बात करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करेंगे, तो शुद्ध पदार्थ का डिफिनीशन अलग होता है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ का डिफिनीशन अलग होता है। तो यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले तो देखो पदार्थ क्या है। ये एक बार हम पहले चैप्टर में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है पदार्थ के बारे में। सब्सटेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, सब्सटेंस। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है। कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की अलग अलग अवस्था का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इस सब के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। यहाँ पर बस समझ लेते हैं पदार्थ क्या होता है। देखो हमारे आसपास में ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें भार हो, यानी कुछ ना कुछ वजन हो, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरे, तथा जिसको एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाना चाह रहे हैं, जिसको एक अपने जगह से हटाना चाह रहे हैं, तो उसके बदले में यदि हमको बल का प्रयोग करना पड़ रहा है तो वो पदार्थ होता है। जैसे मान लो कोई पत्थर रखा हुआ है, पत्थर जगह छेका हुआ है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, पत्थर को हटा के दूसरी जगह रखेंगे तो वो क्या होगा, बल लगाना पड़ेगा और पत्थर का कुछ ना कुछ भार भी होगा। तो ये पत्थर क्या हो गया, पदार्थ। इससे हम समझ सकते हैं कि आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका सब क्या है, पदार्थ है। अब जो हमारे आसपास में पदार्थ है उसको दो भाग में बांटा गया है, उसको दो भाग में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, पदार्थ को दो भाग में बांट गया है, एक को बोलेंगे शुद्ध पदार्थ और एक को बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, यह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हो, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। अभी समझो, आगे समझाने वाले और बहुत। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अशुद्ध पदार्थ। हालांकि इसमें बातें बहुत सारी है जो भी हम करने वाले हैं शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखो, जब जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो बातें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम उदाहरण की बात करें। देखो थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता चला जाएगा। उदाहरण की बात कर ले, शुद्ध पदार्थ के उदाहरण की बात करेंगे यहाँ से। तो पानी शुद्ध पदार्थ है, लोहा शुद्ध पदार्थ है, सोना शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध पदार्थ है, ऑक्सीजन शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एल्यूमिनियम ये भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है और बहुत सारे शुद्ध पदार्थ हमारे आसपास में पाए जाते हैं। अशुद्ध पदार्थ में बात करेंगे, दूध। अब यहाँ से माथा चकराएगा कि दूध अशुद्ध पदार्थ कैसे हो गया। पहले ही हमने कहा था कि जो वैज्ञानिक का दृष्टिकोण है वो शुद्ध पदार्थ का मतलब अलग होता है, और जो जनरल लाइफ में सामान्य जीवन में जो हम बात करते हैं वो शुद्ध पदार्थ का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पर दूध आ गया, पानी चीनी का विलयन आ गया, पानी चीनी का विलयन आ गया। ठीक है, बालू सीमेंट का मिश्रण आ गया, बालू सीमेंट को एक साथ मिला लो, बालू सीमेंट का मिश्रण आ गया। इसके बाद अपन क्या ले सकते हैं और भी, चलो चावल कंकर आ गया, चावल और कंकर मिला हुआ है तो उसको हम लोग अशुद्ध बोल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे जो पदार्थ है ये सारे के सारे क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। अच्छा,
जो हवा होता है ना, हवा भी क्या है, अशुद्ध ही है। अब बोलोगे हवा अशुद्ध, क्या हवा में अगर कोई साफ हवा जो है ना, बिल्कुल साफ हवा है तुम्हारे सामने में, लेकिन साइंटिफिक नज़रिए से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो साफ हवा भी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि शुद्ध अशुद्ध तो हो रहा है, लेकिन ऐसा क्या प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर सोना को शुद्ध बोला जा रहा है जबकि दूध को अशुद्ध बोला जा रहा है। हवा को भी हम अशुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन अशुद्ध हवा का मतलब अगर हवा प्रदूषित है तो उसको अशुद्ध बोलते हैं, इसमें तो हमको पता है, लेकिन साफ हवा को हम लोग अशुद्ध क्यों बोलेंगे, ये हमारे मन में प्रश्न आ रहा है। तो अभी समझो बात को। शुद्ध पदार्थ को फिर से दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व होता है और यौगिक होता है, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ में हमारा एक ही होता है मिश्रण, और मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने समझा कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो थोड़ी सी और बातें आगे अगर बढ़ाएं हम, तो यहाँ से अपने को देख लेना है तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है, ठीक है। अब समझो तत्व क्या है, तत्व समझना है, साथ ही साथ यौगिक समझना है। दुनिया में जितने भी पदार्थ है ना, वो एटम से मिलकर के बना होता है। समझो हमने क्या कहा, दुनिया में जितने भी पदार्थ है, जितनी भी वस्तुएं हैं, सबका सब परमाणुओं से मिलकर के बना है। पदार्थ का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक तो परमाणु, और परमाणु जब मिलता है, जब एक से अधिक परमाणु मिलता है तो वह अणु का निर्माण करता है, ठीक है। एक से अधिक परमाणु मिलकर के किसका निर्माण कर देगा, अणु से। तो किसी भी सब पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण या तो परमाणु होगा या अणु होगा। अब हमारे मन में प्रश्न फिर से वही है कि शुद्ध पदार्थ अभी तक क्लियरिफाई नहीं हुआ है, शुद्ध पदार्थ होता क्या अभी तक हमने समझा नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जो या तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना हो। क्या बोला हमने, या तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो जैसे कि तत्व बना होता है, या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना हो जैसे कि यौगिक बना होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ के कणों को, या शुद्ध पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ में जो भी एटम्स होते हैं, जो भी परमाणु होते हैं, उसके साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। कहने का साधारण भौतिक विधि का मतलब क्या हुआ, साधारण जो भौतिक विधि है इसको भी समझ लो। साधारण भौतिक विधि क्या होता है, साधारण सिंपल फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, साधारण भौतिक विधि। इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को गर्म कर सकते हैं, वाष्पन कर सकते हैं, चाल सकते हैं, चालना समझते हो ना, जैसे आटा को चाला जाता है उससे चोकर निकालने के लिए। छान सकते हैं, जैसे चाय को छानते हैं। इसके अलावा चाल सकते हैं, छान सकते हैं। इसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबक का प्रयोग करके लोह युक्त पदार्थ को अलग किया जा सकता है, इसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण। मतलब जो भी शुद्ध पदार्थ होगा ना, इन सारे मेथड्स का प्रयोग करके उस शुद्ध पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थ में बांटा नहीं जा सकता है। तो शुद्ध पदार्थ का एक ही प्रकार का डिफिनीशन होता है, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। वो कण या तो परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है। तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, और उस पदार्थ को साधारण भौतिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ में हम अलग नहीं कर सकते हैं। साधारण भौतिक विधि गर्म करके, वाष्पन करके, चाल के, छान के, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा हम लोग उसको दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बता दो, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि तत्व है, तत्व में क्या क्या आ जाएगा, तत्व में आ जाएगा जैसे कि आयरन आ जाएगा, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, सल्फर, और भी हो जाएगा जिंक। अब इन सारे पदार्थ को, जो तत्व होता है ना, तत्व को देखो, तत्व सबसे सरलतम रूप है किसी भी पदार्थ का। तत्व को
किसी भी भौतिक विधि का प्रयोग कर लो या रासायनिक विधि का प्रयोग कर लो, उसको अलग कर ही नहीं सकते हो। मतलब तत्व को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो तत्व किसी भी पदार्थ का सबसे सरलतम रूप है, उसको और किसी भी विधि द्वारा, या तो फिजिकल प्रोसेस का प्रयोग कर लो या केमिकल प्रोसेस का प्रयोग कर लो, किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ में नहीं बांट सकते। मतलब यदि हमको ऐसा, हमारे पास कोई विधि नहीं है अभी तक जिससे जो आयरन को है ना और छोटे छोटे कणों में बांटा जा सके, जिससे एल्यूमिनियम को और छोटे छोटे कणों में बांटा जा सके, चाहे वो भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि हो। यौगिक क्या होता है? यौगिक जो होता है ना, इसको यौगिक को रासायनिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, इसके परमाणुओं को अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन भौतिक विधि का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। जैसे देखो जल है, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जल को यदि तोड़ना चाहेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ऐसा एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर किसी भी जो तत्व है, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। मतलब तत्व को यदि हम अलग अलग देखेंगे तो आयरन अगर है, लोहा यदि है, तो वो लोहा के परमाणु से मिलकर के बना होगा। लेकिन यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण क्या होता है? यौगिक का अणु होता है। अगर जल बना हुआ है तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के मिलने, हाइड्रोजन का दो परमाणु ऑक्सीजन का एक परमाणु के साथ जब मिलता है तो जल का एक अणु का निर्माण करता है। ये बात समझो। मतलब जल में हर जगह H2O मान लो कि हमारे पास किसी गिलास में जल है, तो इसका मतलब है हर जगह क्या है? H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हर जगह गिलास में है, क्योंकि सबसे छोटा कण ही यही है। अगर जल का हम विद्युत क्या बोलते हैं, जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अब ये जल नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है और तत्व का सबसे छोटा कण क्या हो जाता है? परमाणु हो जाता है। यह शुद्ध पदार्थ का डिफिनीशन है, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में क्या कह सकते हैं? अब जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, शुद्ध पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जो या तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है या एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसको साधारण भौतिक विधि द्वारा हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थ में नहीं बांट सकते हैं। ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यहीं पर बात करें अशुद्ध पदार्थ में, अशुद्ध पदार्थ में ये आता है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला लो, कैसे भी मिला लो, मिश्रण बनेगा। उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे पास मान लो ये गिलास है, मान लो इसमें 250 ml पानी है। फिर से एक गिलास है, इसमें भी 250 ml पानी है, 250 ml पानी है। इसमें हमने 1 चम्मच नमक मिलाया, इसमें हमने 2 चम्मच नमक मिलाया, तो ये विलयन तो दोनों बन जाएगा, ये मिश्रण तो दोनों बन जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि अगर 1 चम्मच नमक मिलाएंगे तो ये मिश्रण बनेगा, 2 चम्मच मिलाएंगे तो नहीं मिलाएगा, नहीं बनेगा मिश्रण। तो मिश्रण को बनाने के लिए कोई निश्चित अनुपात की जरूरत नहीं होती। मतलब ये फिक्स नहीं है कि कितना अमाउंट में पदार्थों को मिलाया जाए। किसी भी अमाउंट में, किसी भी मात्रा में दो या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग मिक्स कर सकते हैं, वहाँ पर मिश्रण बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यौगिक के बनने में, यौगिक के बनने में जो अमाउंट होता है जो वो फिक्स होता है। जैसे हाइड्रोजन, जल को बना रहे हैं तो हमेशा हमको 1 भाग हाइड्रोजन के साथ 8 भाग ऑक्सीजन लेंगे तभी जल बनेगा, अदरवाइज जल नहीं बनेगा। तो यौगिक के बनने में यहाँ पर जो ये अनुपात होता है वो फिक्स होता है, जबकि मिश्रण के बनने में कोई भी अनुपात फिक्स नहीं होता है, ठीक है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जैसे बन वैसे मिला दो, मिश्रण बन जाएगा। जैसे नमक पानी का बनाते हैं, नदी के पानी में मिट्टी मिला होता है, तालाब के पानी में मिट्टी मिला होता है, ठीक है। एल्कोहल में पानी मिला दो, ठीक है, जो एल्कोहल होता है उसमें पानी मिला दो तो मिश्रण बन जाएगा। अब देखो मिश्रण जो है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ये क्या होता है? देखो समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण है, यहाँ से समझो, थोड़ा सा हम पिक्चर बना देते हैं, समझ में आ जाएगा। समांगी मिश्रण है, ये है विषमांगी मिश्रण। ये हमने नदी के पानी से जल लाया है, ये है नदी का पानी, नदी का पानी, ठीक है। और ये इसमें हमने नमक मिलाया है, नमक और पानी, ये बना है। तो दोनों ही विलयन में क्या अंतर होगा? इस दोनों विलयन में क्या अंतर होगा? जो नदी का पानी है ना, इसमें मिट्टी के छोटे छोटे कण हमको दिखाई देंगे, और कुछ देर के लिए पानी को छोड़ेंगे ना तो सारा मिट्टी के कण क्या होगा? गिलास के नीचे में बैठ जाएगा। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी मिश्रण।
ठीक है, वैसा मिश्रण जिसमें घुलने वाले पदार्थ को हम लोग देख सकते हैं। जो पदार्थ घुला होता है उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। वैसा मिश्रण जिसमें घुलने वाले पदार्थ को नहीं देख सकते हैं उसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोल देंगे? समांगी मिश्रण यहाँ पर हम लोग उसको बोल देंगे। जैसे नमक पानी का विलयन हो गया, नींबू पानी हो गया, ये सब समांगी मिश्रण है। नमक पानी समांगी मिश्रण है, पानी चीनी समांगी मिश्रण है। क्योंकि नमक पानी को यदि मिला दें, तुम पानी में देख के ये नहीं बता सकते इसमें नमक मिला हुआ है। तुमको अगर पानी पिला दे नमक मिला के या चीनी मिला के, देख के बता सकते हो क्या मीठा है या नमकीन है? नहीं बता सकते, क्योंकि ना ही उसमें चीनी दिखने वाला है ना उसमें नमक दिखने वाला है। लेकिन अगर तुमको गंदा पानी लेकर के दे, नदी का पानी, तुम पहले ही बता दोगे भाई इसमें मिट्टी है, बोल देते हो ना गंदा पानी है नहीं पीना है। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुमको दिखाई दे रहा है ना वहां पर कि उसमें मिट्टी है। तो ये विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में हम लोग कणों को देख पाते हैं, जो कण घुला हुआ है उस कणों को हम लोग देख पाते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण में हम कणों को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है, विलय और विलायक क्या होता है, विलयन के गुण क्या क्या होता है, इन सारे बातों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले विलयन की बात करेंगे। विलयन होता क्या है? देखो, जितने भी विलयन, तो सबसे पहले समझो कि एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण हमने पढ़ा है, मिश्रण दो प्रकार का होता है, अभी अभी हमने तुरंत पढ़ा है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? मिश्रण के दो प्रकार है, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। ठीक है, दूसरा होता है विषमांगी। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? इसमें हम कणों को नहीं देख पाते। जो कण विलयन में घुलता है उसमें हम कणों को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे नमक और पानी का विलयन बना रहे हैं ना, तो उसमें तुम नमक को नहीं देख पाओगे। चीनी और पानी का विलयन यदि बना रहे हैं ना, या मिश्रण बना रहे हैं, उसमें तुम चीनी को नहीं देख पाओगे। एल्कोहल और पानी का यदि हम मिश्रण बना रहे हैं उसमें तुम एल्कोहल को नहीं देख पाओगे। तो ये जो मिश्रण होता है ना, समांगी मिश्रण होता है, उसमें हम उसके घुलने वाले कणों को नहीं देख पाते हैं। तो विलयन है क्या? विलयन और कुछ नहीं है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। विलयन किसको बोलेंगे? ठीक है, कैसे समझेंगे? तो तुम्हारे सामने हमने क्या किया, ये हमारे पास गिलास है, गिलास में पानी है, पानी में हमने क्या किया, थोड़ा सा चीनी मिला दिया। ठीक है, पानी में हमने चीनी मिला दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया विलयन। किसका विलयन बन गया? चीनी और पानी का विलयन। और देखो ये समांगी भी है। समांगी कहने का मतलब चीनी तो इसमें दिखेगा नहीं, तो ये कौन सा विलयन हो गया, कौन सा मिश्रण हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। और समांगी मिश्रण होगा तो ये क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। समझो बात को। आगे हमको देखना है कि मिश्र धातु होता क्या है। जितने भी मिश्र धातु है, मिश्र धातु ये भी एक प्रकार का क्या है? समांगी मिश्रण ही है। ठीक है, समांगी मिश्रण ही है। किसका समांगी मिश्रण होता है? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है मिश्र धातु। यानी दो या दो से अधिक धातुओं को जब हम मिलाते हैं तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग विलयन की श्रेणी में रख सकते हैं। धातुओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? समांगी मिश्रण। अच्छा, मिश्र धातु बनाया क्यों जाता है? मिश्र धातु बनाने के कई रीजन होते हैं। दो या दो से अधिक धातु को तब मिलाया जाता है जब दोनों धातु का गुण चाहिए। मतलब एल्युमिनियम में मान लो लोहा मिलाना है, तो एल्युमिनियम का लचीलापन आ जाएगा, हल्कापन आ जाएगा और लोहा की मजबूती आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम मिश्र धातुओं को बनाते हैं। अलग कोई अलग प्रकार का यदि हमको मेटल चाहिए जो अस्तित्व में नहीं है लेकिन हमको चाहिए, तो दो या दो से अधिक धातुओं का गुण चाहिए एक ही प्रकार के पदार्थ में, तो वो दोनों पदार्थ को हम लोग मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमको दोनों का गुण एक ही पदार्थ में मिल जाता है। इस वजह से मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है। तो मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का यह समांगी मिश्रण है। और मिश्र धातु का एक अपना अलग गुण होता है। इसको अब जितना भी मिश्रण होता है ना, उसको हम लोग साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन मिश्र धातु को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। मिश्र धातु को भौतिक विधि द्वारा नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, बांटा जा सकता है, ये बात समझो। क्यों नहीं बांटा जा सकता है? नहीं बांट सकते। मिश्र धातुओं को जब एक बार हमने मिश्र धातु बना लिया तो साधारण भौतिक विधियों का प्रयोग करके तुम उसको उसके अवयवों में, यानी जिन पदार्थों से मिश्र धातु बना हुआ है उसमें फिर तुम साधारण भौतिक विधि द्वारा तो अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिश्र धातु का प्रयोग। लेकिन सवाल उठता है कि अगर भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं बांटा जा सकता है मिश्र धातुओं को, तो फिर इसको तुम ये मिश्रण तो होना ही नहीं चाहिए।
देखो ये दूसरा प्रॉपर्टी भी तो शो करता है, जिन धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बना होता है ये उसके प्रॉपर्टी को दिखा देता है, ये उसके गुणों को दिखा देता है, जिसके कारण मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते, समांगी, ये जो मिश्रण बनता है हमारा दो या दो से अधिक धातुओं को, उसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है, समझो बात को। जो पीतल बनता है ना, पीतल बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, जिंक होता है इसका 30% और कॉपर होता है 70%। एक बार तुमने पीतल बना लिया, फिर साधारण भौतिक विधियों के द्वारा पीतल को जिंक और कॉपर में नहीं बांट सकते हो। ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसको तो यौगिक होना चाहिए, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पीतल के पास जिंक का भी प्रॉपर्टी, जिंक का भी गुण होता है और कॉपर का भी गुण होता है, जिसके कारण इसको मिश्र धातुओं को जो है वो मिश्रण के ही श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। चलो जी, विलयन समझ में आ गया। मिश्र धातु तुम्हारे बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है तो इसलिए हमने इसको बता दिया। अब देखो विलयन को यदि हम समझ रहे हैं ना, विलयन तो हम बता दिए, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होगा। जब भी हम मिश्रण बनाते हैं और समांगी मिश्रण बनाते हैं तो वहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ के अवयवों का प्रयोग किया जाता है। सपोज तुमने चीनी और पानी का विलयन बनाया, चीनी और पानी का विलयन बनाया, तो इसमें चीनी भी डाल रहे हैं, ये हमारा चीनी हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने पानी भी डाला, यहाँ पर हमने क्या डाला, पानी डाला, तो ये चीनी और पानी का विलयन बन गया। तो ये विलयन जो बना है ना, दो प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है, एक तो पानी और दूसरा चीनी। तो किसी विलयन के अंदर में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, या किसी भी विलयन के दो भाग होते हैं, ठीक है। विलयन के जो है ना, किसी भी विलयन के दो भाग होंगे, विलयन, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन इंग्लिश में। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। इंग्लिश में इसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो हमने क्या कहा, किसी भी विलयन का दो भाग होगा, एक तो होगा विलेय जिसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरा होगा विलायक जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी विलयन के अंदर में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो होता है सॉल्वेंट, यानी विलायक होता है ना। जो पदार्थ अधिक मात्रा में हो वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, ठीक है। और जो पदार्थ कम मात्रा में हो वो विलेय कहलाएगा, विलेय कहलाता है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। इसका एक दूसरा भी पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। विलयन में जो घुलता है वो विलेय कहलाता है। जो घुलाता है वो विलायक कहलाता है। समझो बात को। पानी और चीनी का हमने विलयन बनाया, तो ज़्यादा मात्रा में तुमने चीनी लिया था कि पानी लिया था, ज़्यादा मात्रा में पानी लिया था, तो पानी क्या हो गया हमारा, पानी विलायक हो गया, यानी कि सॉल्वेंट हो गया। कम मात्रा में हमने लिया था चीनी, तो चीनी क्या हो गया, यहाँ पर चीनी हो गया विलेय। इसी तरह से हम बात करेंगे कि घुला कौन रहा है, चीनी को कौन घुला रहा है, चीनी को घुला रहा है तुम्हारा कौन, पानी घुला रहा है, तो पानी विलेय हो गया। कौन घुल रहा है, चीनी घुल रहा है, तो चीनी यहाँ पर विलेय हो गया। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से विलयन के बारे में इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आ जाओ विलयन के गुणों को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विलयन के प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि विलयन के गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो विलयन का क्या क्या गुण होता है, तो जितना भी विलयन होता है, नहीं, सबसे पहले देखो लिख ले विलयन का गुण। तो विलयन जो है ना वो समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है वो, समांगी मिश्रण होता है। कोई भी विलयन जो है वो समांगी मिश्रण है। तुम बना लो
पानी चीनी का विलयन बना लो, ये समांगी मिश्रण है। चीनी नमक पानी का बना लो, नमक पानी का विलयन बना लो, ये भी समांगी मिश्रण है। तो जितना भी विलयन होगा वो समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, जो विलयन का कण का व्यास है, कण का व्यास जो है वो हो जाता है हमारा 1 नैनोमीटर के बराबर, मतलब 10⁻⁻9 मीटर के बराबर विलयन का कण। यानी विलयन का कण कितना छोटा होता है, अगर कोई बोले विलयन का कण कितना छोटा होता है तो 1/10 पर पावर 10 पर 9 को 0 डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। विलयन का कण इतना छोटा होता है, मतलब 10⁻⁻9 के बराबर होता है। व्यास इसका इतना होता है। ठीक है, तो विलयन का कण ऐसे बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण हम लोग इसको नग्न आंखों से कम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात है कि मान लो ये हमारे पास पानी और चीनी का हमने विलयन बना दिया, पानी और चीनी का विलयन बना दिया, और यहाँ पर हमने टॉर्च लाया, ये टॉर्च हमारे पास है, टॉर्च। अब टॉर्च को जब जलाएंगे तो पानी, टॉर्च जो है, टॉर्च पानी की बिल्कुल जो प्रकाश है वो आर पार कर जाएगा, ये प्रकाश का मार्ग हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कण इतने छोटे हैं ना कि प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। कण अगर बड़ा होता तो उससे टकराकर प्रकाश किरण इधर उधर फैल जाता, लेकिन विलयन के कण इतने छोटे हैं कि प्रकाश का जो रास्ता है उसको हम लोग नहीं देख पाते, मतलब ये प्रकाश की किरणों को प्रकिरणित नहीं करती है, प्रकाश की किरणों को ये फैलाती नहीं है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, प्रकाश के किरण को नहीं फैलाती है, प्रकाश की किरण को नहीं फैलाती है, यानी विलयन के जो कण है वो प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाती है। ठीक है, चौथा बात है यहाँ पर कभी भी विलयन में से छान करके उसके अवयव को अलग नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे पास पानी और चीनी का विलयन है, ये पानी और चीनी का विलयन है, अब इसको छनना लाओ, कोई भी छनना लाओ और तुम छान के इसमें से चीनी अलग कर दो, संभव है क्या, नहीं संभव है। पानी और नमक का विलयन है, इसमें से तुमको कोई बोले छान करके अलग कर दो नमक को, तो नमक छान करके अलग नहीं होता है। तो विलयन के कण को छान कर अलग नहीं कर सकते हैं, छान कर अलग नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी विलयन है उसके कण को छान करके। तो अब हमको यहाँ पर जानना है कि विलयन की सांद्रता क्या है, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार क्या होते हैं, घुलनशीलता, विलयन की जो घुलनशीलता है वो क्या होती है। ये सारी बातें अब हमको यहाँ पर समझना है और सारी बातों को हम अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली बात जो है ना वो निकल के आता है सांद्रता क्या है। ठीक है, ऐसे पहले हम सांद्रता को समझा दे रहे हैं, फिर उसके डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सांद्रता का मतलब क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के अंदर कितने मात्रा में विलय घुला हुआ है, इसी को हम लोग सांद्रता बोलते हैं। उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है। 3 गिलास है पानी से भरा हुआ, तीनों बराबर आकार का है। पहले गिलास में हमने 1 चम्मच चीनी मिलाया है, दूसरे गिलास में हमने 2 चम्मच चीनी मिलाया है और तीसरे गिलास में हमने 3 चम्मच चीनी मिलाया है। अब अगर हम तुमसे सांद्रता के बारे में पूछे तो कितना बताओगे, किस गिलास में सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी, किस विलयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाया हमने, इसमें 2 चम्मच चीनी मिलाया और इसमें 3 चम्मच चीनी मिलाया। चीनी और पानी का विलयन है, यहाँ पर किसका विलयन है, चीनी और पानी का विलयन है। चीनी जो है वो कम मात्रा में होता है तो ये हमारा विलेय है, और पानी अधिक मात्रा में है तो ये हमारा विलायक है। हमने क्या कहा, किसी निश्चित ताप पर, ताप निश्चित होना चाहिए, ताप कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के अंदर जितने मात्रा में विलेय घुला होता है उसको हम उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अगर विलेय अधिक घुला है तो सांद्रता अधिक होगी, विलेय कम घुला है तो विलयन की सांद्रता कम होगी। अब यहाँ पर देखेंगे चीनी और पानी के विलयन में विलेय है चीनी, और बात करें हम तो तीसरे नंबर का जो गिलास है इसमें 3 चम्मच हमने चीनी मिलाया, इसमें 2 चम्मच चीनी मिलाया, इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाया, तो किस विलयन की सांद्रता सबसे अधिक है। जाहिर सी बात है सबसे अधिक सांद्रता तीसरे नंबर का विलयन का है, क्योंकि इसमें हमने 3 चम्मच चीनी मिलाया है। उसके बाद दूसरे नंबर का विलयन की सांद्रता इस वाले से कम है, और सबसे कम सांद्रता पहले नंबर के विलयन का है। ठीक है, समझ में आ गया विलयन की सांद्रता क्या होती है। अब आ जाओ डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। किसी विलयन की निश्चित ताप पर
निश्चित मात्रा या आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। ये बात हमने पहले ही बता दिया, ऐसा नहीं कभी विलयन की हम डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया सांद्रता की बात कि सांद्रता होती क्या है। अब सांद्रता के अनुसार बात करेंगे तो विलयन के 3 प्रकार। कितने प्रकार? विलयन के 3 प्रकार। ठीक है, पहला होता है हमारा असंतृप्त विलयन। ठीक है, पहला क्या है? असंतृप्त विलयन। तो मान लो अब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, बाद बाकी को हम मिटा दे रहे हैं। तो हमारे पास एक गिलास में कुछ पानी है, इसमें हमने चीनी मिला दिया, 1 चम्मच चीनी मिलाया, तो क्या दूसरा चम्मच चीनी इसमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? ये बताओ हमको। दूसरा चम्मच चीनी इसमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तीसरा चम्मच भी चीनी देंगे तो भी मिल जाएगा, चौथा चम्मच भी देंगे तो भी मिल जाएगा। तो मतलब ऐसा विलयन है ना, ऐसा विलयन जिसमें और विलय मिलाया जा सकता है। निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें और विलय को घोला जा सकता है और विलय को मिलाया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। असंतृप्त है मतलब और विलय को घुला सकते। चीनी पानी का विलयन बनाया हमने, 1 चम्मच चीनी डाला है, इस चीनी पानी के विलयन में 1 चम्मच और डाल सकते हैं, 1 चम्मच क्या 2 चम्मच और मिला सकते हैं। तो ये जो विलयन है ना, अभी क्या है? अभी के लिए असंतृप्त है, क्योंकि और विलय इसमें हम मिला सकते हैं। चीनी क्या है? विलय है, और विलय इसमें मिला सकते हैं, इसलिए यह असंतृप्त है। निश्चित ताप पर वैसा विलयन जिसमें हम और अधिक विलय को मिला सकते हैं और अधिक विलय को घोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त विलयन। समझ में आ गया? संतृप्त विलयन का क्या मतलब होता है? किसी निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को नहीं मिलाया जा सकता है, उसको हम लोग असंतृप्त विलयन बोलते हैं। ये हमारा चीनी पानी का विलयन है। मानो हम 20 चम्मच चीनी इसमें पहले से मिला चुके हैं। अब अगर इसमें चीनी मिलाने के लिए जाएंगे तो चीनी नहीं घुलेगा इसमें। क्यों? क्योंकि विलयन अब संतृप्त हो चुका है ना। विलयन अब क्या हो चुका है? संतृप्त हो चुका है। अब और चीनी इसमें नहीं घुलने वाला है। तो कोई भी ऐसा विलयन तुम्हारे पास है जिसमें और अधिक विलय नहीं मिला सकते हो, या चीनी नमक का मिला लो, और अधिक नमक यदि पानी में जो है चीनी और पानी, नमक और पानी में का विलयन बनाओ और अधिक नमक नहीं घुला सकते हो, तो वो हमारा संतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक है, मतलब घुलने की क्षमता क्या होती है? खत्म हो जाती है। जो संतृप्त विलयन होता है पूरा घुलने की क्षमता उसका खत्म हो चुका है और अधिक विलय को अपने अंदर नहीं घुला सकता है, उसको हम लोग संतृप्त विलयन बोलेंगे। अति संतृप्त विलयन किसको बोलेंगे? देखो, अति संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन को ही बोलते हैं, है ना। किसी निश्चित ताप पर, है ना, वैसा संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर संतृप्त होने से थोड़ा और अधिक विलय अगर घुला करके रखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, होगा क्या? देखो, अच्छा, अति संतृप्त विलयन जो होता है ना, ऐसे नहीं कि बहुत देर के लिए अति संतृप्त रहेगा, कुछ समय के लिए ही अति संतृप्त रहेगा, अदरवाइज वो फिर से संतृप्त ही हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है? इस गिलास को हमने, इस गिलास में चीनी और पानी का विलयन बनाया और इसको चीनी को घुलाते गए मिलाते गए, घुलाते गए मिलाते गए। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो उस विलयन को क्या करना है? हमको छान करके रख लेना है। अब छान करके जैसे ही कुछ देर के लिए इसको अस्थिर छोड़ेंगे ना, तो ये देखो, पहले तो सारा चीनी एकदम मिला हुआ था। अब विलयन को अगर स्थिर छोड़ते हैं, अभी जो विलयन चूंकि मिला रहे थे, तो विलयन ये अति संतृप्त हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी क्षमता थी विलयन में, पानी विलय मिलाने की क्षमता थी, उससे ज़्यादा चीनी इसमें घुला होगा। क्यों? क्योंकि पानी के कण क्या था? गतिशील था। अब जैसे ही इसको स्थिर छोड़ेंगे ना, तो थोड़ा पानी का कण क्या होगा? उसकी गतिशीलता कम होगी और जो एक्स्ट्रा चीनी होगा वो नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। मतलब फिर से एक बार विलयन क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। तो मतलब वैसा संतृप्त विलयन जिसमें संतृप्त से थोड़ा अधिक विलय पदार्थ मिला होता है, या ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त से थोड़ा अधिक विलय घुला होता है, उसको हम लोग अति संतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक है, वैसा विलयन जिसमें थोड़ा अधिक संतृप्त से थोड़ा अधिक विलय पदार्थ मिला होगा, उसको हम लोग बोल देंगे अति संतृप्त विलयन। समझ में आ रहा है बात? चलो जी, मतलब ये घुलनशीलता का मतलब है एक संतृप्त विलयन होगा। ठीक है, और संतृप्त विलयन में जितना विलय पदार्थ मिला होगा, और ताप निश्चित रखना है, जितना विलय पदार्थ मिला होगा वह उस विलयन की घुलनशीलता, यानी घुलनशीलता का मतलब क्या होता है कि घुलाने की क्षमता कितना है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से अब यहाँ पर हमको देखना है विलयन की सांद्रता को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का क्या मतलब है?
जाहिर सी बात है विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का मतलब है कि कितना विलयन है और कितने विलयन में कितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है, इसमें ये ज्ञात करते हैं हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करने में। इसके लिए जो 9th क्लास में है, ये मुख्य रूप से हमको 2 विधि के बारे में पढ़ना है। एक होता है द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, जिसके लिए फॉर्मूला उपयोग क्या आता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, और दूसरा है द्रव्यमान विलयन का आयतन प्रतिशत, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन और गुणे में 100। अब इसको समझेंगे कैसे, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारी बातें क्लियर वहाँ से हो जाएगी। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिला हुआ है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। तो इसमें हमको जो लगने वाला है, ये पहले वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम यहाँ से विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ना, विलयन की सांद्रता बराबर, इसमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान चाहिए, साथ ही साथ विलयन का द्रव्यमान चाहिए। तो कोई भी विलयन जो बनता है ना, वो विलेय और विलायक दोनों से मिलकर के बनता है। अगर विलयन का कुल द्रव्यमान पूछे तो विलेय और विलायक दोनों से मिलकर के बनेगा। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर देखो विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान कितना है। यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान देखेंगे तो यहाँ पर है 40 ग्राम, ठीक है। और विलायक का द्रव्यमान कितना है, देखो यहाँ से विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान ये हमारे पास है 320 ग्राम। तो यहाँ से अगर हम देखें विलेय का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम, तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान ये हो जाएगा हमारे पास 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम, ये हो जाएगा हमको 40 कितना होगा 360 ग्राम, ये निकल के आ गया विलयन का द्रव्यमान। क्योंकि विलेय और विलायक दोनों मिलकर के ही विलयन बनाते हैं, इसलिए विलयन का द्रव्यमान निकालना है तो दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हमको निकालना है क्या चीज़, विलयन की सांद्रता। ये देखो हमको निकालना है विलयन की सांद्रता। इसके लिए हम लोग पहला वाला जो फॉर्मूला है उसका उपयोग करने वाले हैं, जो होगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और गुणे में 100। तो बताओ विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान 40 है बट्टे विलयन का द्रव्यमान अभी हमने कितना निकाला 360 ग्राम, तो ये 360 ग्राम और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100। ये कट जाएगा 0 से 0, ठीक है। 4 नमा 36, ये हो जाएगा हमारा 100 बट्टे 9 और परसेंटेज में निकलता है ये, है ना। कितना परसेंटेज हो जाएगा ये परसेंटेज हो जाएगा हमारा, देखो 33 कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 एकम 9, ठीक है, 1 0 होगा, फिर 9 एकम 9, 11 दशमलव समथिंग आएगा, ये 11 दशमलव समथिंग, या भाग दे दो ना, आ जाएगा 9 एकम 9, 10 में से 9 1 0, 9 एकम 9 दशमलव आ जाएगा, तो 11.1%। तो इस विलयन के अंदर देखेंगे हम 11.1% क्या है हमारा, 11.1% विलेय है, या हम बोल सकते हैं कि 11% विलेय है और 89% जो है वो विलायक है, ठीक है। ये परसेंटेज की ही बात करते हैं। जब भी हम विलयन की सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं तो जो हमारा पूरा विलयन है उसमें विलेय कितनी मात्रा में है और विलायक कितनी मात्रा में है, यही ज्ञात हम लोग करते हैं। तो इसमें जो विलेय है वो कितना प्रतिशत है कुल विलयन में, 11% के आसपास है। तो ये हमने सीखा यहाँ पर कि विलयन की सांद्रता को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने को बात करना है निलंबन के बारे में। निलंबन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, साथ ही साथ निलंबन की प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में भी यहाँ पर हमको बात करना है। तो निलंबन की बात करेंगे तो और कुछ नहीं है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़, क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो शुद्ध है। और इसमें जो हमको पढ़ना है ना, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ना है। और अधिकतर बातें जो हम पढ़ रहे हैं ना वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मिश्रण के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था मिश्रण को 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को बोलते हैं जिसमें जिस मिश्रण में जो कण घुला होता है, जैसे कि पानी में हमने चीनी को घुलाया,
तो चीनी को तो हम नहीं देख पाएंगे घुलने के बाद। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है जिसमें उसके विलय कण को नहीं देख सकते हैं उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। दूसरे प्रकार का जो मिश्रण होता है वो होता है विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें विलय कण को हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि अगर पानी में मिट्टी मिला हुआ है तो मिट्टी के कण को हम देख सकते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब निलंबन के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है तो जितना भी निलंबन होगा ना उसमें हम जो पदार्थ घुला रहता है, जो पदार्थ मिला रहता है उसको हम लोग इजीली खाली आंखों से देख पाएंगे। तो निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण, इसमें विलेय पदार्थ घुलते नहीं बल्कि पूरे विलयन में निलंबित रहते, मतलब फैले रहते हैं। तो ये तभी तक, दूसरी बात देखो, निलंबन जो विषमांगी मिश्रण है, ये बात तो समझ में आ रहा है। अगर विषमांगी मिश्रण है तो उसके कणों को हम लोग देख सकते हैं अगर घुला हुआ है, और ये घुला भी तभी तक रहेगा जब तक जो पानी जो है ना वो गतिशील रहेगा। एक बार पानी की गतिशीलता कम होगा, यानी कि पानी को कुछ देर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्थिर छोड़ दे तो धीरे धीरे जो भी निलंबित कण होगा जो उस विषमांगी मिश्रण में मिला हुआ है, जैसे पानी और मिट्टी का मिश्रण है, उसमें मिट्टी पूरा मिला हुआ है, ठीक है, पानी या चौक का मिश्रण है, चौक मतलब पेंसिल जो हम लोग बचपन में लिखा करते थे उसका मिश्रण की बात कर रहे हैं। दो मिश्रण ले लेते हैं यहाँ से हम। ये हमारे पास गिलास है, ये नदी का पानी है जिसमें मिट्टी मिला हुआ है, दूसरा इसमें हमने चौक मिलाया है, ठीक है। तो इसमें जो ये चौक, ये मिट्टी का जो कण है और इसमें ये जो चौक का कण है, ये पूरे विलयन में क्या होगा, फैला होगा, निलंबित होगा, मिला हुआ तो रहेगा। कब तक, कुछ देर के लिए मिला हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको स्थिर छोड़ते हैं ना तो ये क्या होता है, नीचे बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। तो निलंबन के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, निलंबन के बारे में हम लोग कह सकते हैं निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें उसके कण जो है पूरी तरह से विलयन में नहीं मिलते हैं बल्कि पूरे विलयन में फैले रहते हैं, निलंबित रहते हैं, लटके रहते हैं। जब विलयन को स्थिर छोड़ते हैं तो कण नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि कीचड़ युक्त जल हो गया, बालू और जल का मिश्रण हो गया, और खरिया मतलब वही चौक होता है या फिर पेंसिल बोल लो, खरिया और जल का मिश्रण हो गया। ये सारे के सारे निलंबन के उदाहरण है। निलंबन समझ में आ गया। निलंबन के गुण देखो, सबसे पहली बात तो ये पहले ही बता दिया कि निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसमें घुलने वाले पदार्थ का जो कण होता है उसको देख पाते। तुम मिट्टी या पानी का मिश्रण बना लो, मिट्टी के कण को तुम देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, देख पाओगे। मिट्टी के कण को देख पाते तभी तो पता चलता है ना कि वो जल जो है वो गंदा है। अगर मिट्टी के कण को नहीं देख पाए तो फिर पता ही नहीं चलेगा जल गंदा है। दूसरी बात, अगर हम पेंसिल को घोले या चौक को घोले पानी के अंदर में तो साफ साफ हमको यहाँ पर पता चल जाता है, पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि इसमें चौक का कण घुला हुआ है। मतलब यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों को खाली आंखों से देख पाते। ये दो बातें तो समझ लिया हमने। साथ ही साथ ये टिंडल प्रभाव को दिखाता है। अब टिंडल प्रभाव दिखाने का मतलब क्या है ना, टिंडल प्रभाव दिखाने का मतलब है जब इससे होकर हम प्रकाश गुजारेंगे, या तुम मिट्टी का विलयन ले, मिट्टी और पानी का विलयन ले लो, या फिर तुम चौक या पानी का विलयन ले लो। इससे होकर यदि हम मान लो यहाँ पर एक टॉर्च जला देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक टॉर्च जलाया। अब टॉर्च से जो प्रकाश यहाँ से गुजारेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रकाश का जो मार्ग होगा, प्रकाश का रास्ता जो होगा वो हमको दिखाई देगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके कण बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े होने के कारण इस कण से टकराकर क्या होता है, प्रकाश चारों तरफ फैलता है, जिसके कारण हम प्रकाश को गुजरते हुए उस विलयन से देख पाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर देखो, शांत जल को अगर इस विलयन को कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया जाए, जो मिट्टी कीचड़ वाला पानी है, या फिर जो यहाँ पर हमने ये बनाया है चौक और या पेंसिल और पानी का जो मिश्रण है, इसको शांत छोड़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो मिट्टी कण है वो नीचे बैठने लगेगा, या फिर जो चौक के कण है वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे बैठने लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें निलंबन वाला जो विलयन होता है या मिश्रण होता है उसमें कणों को छान करके, अगर हमारे पास अच्छे कैटेगरी का छनना है, ठीक है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कणों को छान करके काफ़ी हद तक विलयन को, मिश्रण को साफ कर सकते हैं। जो पानी है ना उसको हम लोग साफ कर सकते हैं। मतलब जो निलंबन के कण है वो छानने से अलग हो जाते हैं, ठीक है। और कणों का व्यास इसका जो है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। 10⁻⁻5 ये भी बहुत छोटा ही है, बहुत बड़ा आकार नहीं है इसका। इसके कणों का आकार, ये निलंबन का जो कण होता है ना उसका आकार भी बहुत
छोटा ही होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन इतना बड़ा जरूर होता है कि वो खाली आंखों से दिखाई दे। तो ये था हमारा निलंबन क्या होता है, निलंबन के उदाहरण के बारे में हमने देखा और निलंबन के गुणों के बारे में यहाँ पर हमने देखा। तो निलंबन आगे से पहचान लोगे, ठीक है। चलो, तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर क्लास 9th का साइंस है और चैप्टर नंबर है यहाँ पर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। अब क्या देखना है हमको, अब देखना है कोलाइड के बारे में। कोलाइड क्या होता है और कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा है मिश्रण के बारे में। जैसा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों के बारे में। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की है। शुद्ध पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से या एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं, एटम्स या मोलिक्यूल से बने होते हैं, यानी एक ही प्रकार के अणु से या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अब सवाल होता है अशुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं। अशुद्ध पदार्थ जितने भी मिश्रण हैं उसको हम लोग अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। अब मिश्रण बनता कैसा है, तो मिश्रण बनाने के लिए ना किसी भी दो पदार्थ को कैसे भी मिक्स कर दो मिश्रण बन जाएगा। जैसे बालू और चीनी को मिला रहे हैं, बालू और पानी को मिला रहे, चीनी और पानी को मिला रहे, ये मिश्रण होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था विलयन के बारे में। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। जब यहाँ पर दो प्रकार से मिश्रण बना सकते हैं। पहले केस में क्या है कि अगर हम चीनी और पानी को मिलाएंगे तो चीनी बिल्कुल ही पानी में गायब हो जाता है, यानी जिसको हम मिला रहे हैं, घुला रहे हैं, वो अगर नहीं दिखे तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। विषमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, वैसा मिश्रण जिसको हम घुला रहे हैं अगर वो दिख रहा है तो उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि अगर पानी में कीचड़ मिट्टी मिला हुआ है, पानी में बालू मिला हुआ है, तो ये विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है जो हमने बारी बारी से पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा है यहाँ पर निलंबन क्या होता है, तुमने निलंबन के बारे में पढ़ा है। निलंबन के बाद वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ा है, वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ा है। और दिन अब हमको पढ़ना है कोलाइड के बारे में, कोलाइड क्या होता है। तो निलंबन और वास्तविक विलयन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोलाइड के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन अब अगर हमको कोलाइड के बारे में समझना है ना, तो निलंबन और वास्तविक विलयन को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम यहाँ से कोलाइड के बारे में समझ पाएंगे, ठीक है। तो निलंबन क्या होता है, एक बात बता दो, निलंबन क्या होता है। पहले निलंबन को समझने से पहले वास्तविक विलयन को समझ लेते हैं। वास्तविक विलयन वैसा विलयन होता है ना, या वैसा विलयन, अच्छा विलयन कहते कैसे पहले तो वो समझ लो ना। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है जी, विलयन जो होगा, पहले कोई भी विलयन हो, विलयन हमारा कोई भी होगा, ये हमारा हो जाएगा समांगी मिश्रण। क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। अब जितना का जितना समांगी मिश्रण है ये विलयन हो जाएगा। पहले तो समझो कितना होगा, विलयन जितना भी होगा वो समांगी मिश्रण होगा। अब सवाल उठता है क्या कोलाइड समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। विलयन तो है, ठीक है, ये कोलाइड समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड और निलंबन, देखो कोलाइड और निलंबन ये दोनों का दोनों विषमांगी मिश्रण है। किस प्रकार का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के बारे में पढ़ा था हमने, अगर उदाहरण देखो तो समझ में आएगा। निलंबन किसको बोलते हैं, कीचड़ युक्त जल, बालू जल और चौक जल। मतलब कीचड़ में यदि पानी में मिट्टी मिला दिए तो वो निलंबन बन रहा है, ठीक है। निलंबन में होता क्या है, अगर निलंबन में हम कुछ मिला रहे हैं, अगर निलंबन दे दिया है, अगर उसमें कुछ मिला हुआ है तो उसका कण तुमको दिखाई देगा। और निलंबन के कण क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं, इजीली हम उसको देख पाते हैं। अगर बालू में पानी में बालू मिला दो तो बालू के कण को हम इजीली देख पाएंगे, तो ये निलंबन हो जाता है हमारा, ठीक है, निलंबन हो जाता है। वास्तविक विलयन में तुमको बिल्कुल भी कण दिखाई नहीं देने वाला। अच्छा, निलंबन के जो कण है ना, निलंबन के जो कण है ना, वो छन्ना पत्र को नहीं पार कर पाएगा। अगर छानेंगे तो उसमें से क्या होगा, निलंबन के कण को अलग किया जा सकता है, या अधिकतर जो पार्टिकल्स है, कण है, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे कि बालू पानी में मिला लो और एक अच्छा सा अगर तुम्हारे पास कॉटन कपड़ा है, सूती कपड़ा है, उससे छानो उसको, तो सारा बालू अलग निकल के आ जाएगा और पानी अलग निकल के आ जाएगा। तो निलंबन जो विलयन होता है वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जो जिसके कण, जिसके विलय कण क्या करता है, जिसके विलय कण को छान करके हम लोग अलग कर सकते हैं। निलंबन के बारे में समझ में आ गया।
समझो बात को, समझने में आसानी नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, हम बोल रहे आसानी नहीं। मान लो हमारे पास ये निलंबन है, बात को समझो, ये निलंबन है, अभी पढ़ रहे हैं हम कोलाइड, ये पढ़ रहे हैं हम लोग कोलाइड, ठीक है। और फिर हमारे पास होता है वास्तविक विलयन। कैसे समझेंगे जी, कौन सा कोलाइड, कौन सा निलंबन, कौन सा वास्तविक विलयन, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आए। निलंबन का क्या होता है, कण बहुत, ये विषमांगी मिश्रण है, देखो यहाँ से, देखो ये विषमांगी मिश्रण है, कोलाइड भी तुम्हारा विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। और वास्तविक विलयन तुम्हारा समांगी मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पर देखो निलंबन में कण को देख सकते हैं, कोलाइड में कण को हम उच्च पावर वाले, यानी कि अच्छे प्रकार का हाई पावर वाले, अगर कोई माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी है, तो उसकी सहायता से हम कोलाइड के कणों को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक विलयन के कण को नहीं देखा जा सकता है, इसलिए ये जो विलयन है समांगी होता है। बाकी कोलाइड और निलंबन क्या होता है, अच्छा ये कोलाइड भी तुम्हारा समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो कोलाइड तुम्हारा समांगी मिश्रण है, निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है, और वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण है। इसका मतलब यह है कि ना ही कोलाइड के कण को देख सकते हैं हम लोग, और ना ही वास्तविक विलयन के कण को देख सकते हैं। उदाहरण बात कर लो, क्या हो जाएगा, उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो बालू और पानी का मिश्रण निलंबन में ले लेते हैं, बालू और पानी का मिश्रण हो जाएगा निलंबन। दूसरी ओर बात करेंगे कोलाइड में क्या आ जाएगा, कोलाइड में जैसे कि यहाँ पर देख लो, कोलाइड में क्या है, दूध है और स्याही है, ये हो जाएगा तुम्हारा कोलाइड। वास्तविक विलयन में चीनी और पानी का विलयन ले सकते हैं, एल्कोहल और पानी का विलयन ले सकते हैं, एल्कोहल और पानी का विलयन ले सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया, बड़ा आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब निलंबन के कण को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली देख पाते हैं, कोलाइड के कण को नहीं देख पाएंगे और वास्तविक विलयन के कण को भी नहीं देख पाएंगे। बालू और पानी निलंबन हो गया, दूध और स्याही कोलाइड हो गया, एल्कोहल पानी चीनी पानी का विलयन वास्तविक विलयन हो गया, ठीक है। कुछ और बातें हैं जो हमको यहाँ से जान लेनी है। जो निलंबन का कण होता है ना, इस तीनों विलयन में बात करेंगे, निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन में सबसे बड़ा कण किसका होता है, सबसे बड़ा होता है निलंबन का कण, सबसे बड़ा कण होता है इसका, ठीक है। उससे छोटा होता है कोलाइड का कण, निलंबन से छोटा होता है, निलंबन से छोटा होता है, ठीक है। और वास्तविक विलयन का कण सबसे छोटा होता है, ठीक है। अगर मान लो निलंबन का कण ये है तो कोलाइड का कण ये होगा और वास्तविक विलयन का कण ये होगा। ये थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि तुमको दिखाई दे, वास्तविक विलयन का कण ये हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गए। देखो निलंबन को अगर हम छानेंगे, एक कॉटन साफ कपड़ा लो, निलंबन को छानो, अगर बालू पानी का तुमने मिश्रण बनाया है तो वहाँ से इजीली क्या कर सकते हो, बालू को अलग कर सकते हो, पानी को अलग कर सकते हो निलंबन में। कोलाइड में क्या ऐसा संभव है, दूध को छानो, उसमें से क्या निकलेगा, कुछ निकलने वाला है दूध से, बिल्कुल नहीं निकलेगा। मतलब कोलाइड को हम लोग छान करके उसके कण को अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि वास्तविक विलयन में भी छान के हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। ये तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब समझो यहाँ से वैसा विलयन जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच हो, कोलाइड कहलाता है। यही तो हमने कहा कि कोलाइड का जो आकार है वो वास्तविक विलयन और निलंबन के कणों के बीच में होता है, और यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, ठीक है। ये कोलाइड के बारे में तुमको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताना जरा। अब समझो यहाँ से कोलाइड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। ये लगभग सारे बातों के बारे में बात कर चुके हैं, और जो नहीं किया वो बता रहे। सबसे पहले तो कोलाइड होता है समांगी मिश्रण, बता दिया। कोलाइड में हम लोग उसके कणों को नहीं देख पाएंगे, तो यह एक समांगी मिश्रण है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, कोलाइड छन्ना पत्र को पार कर जाता है। मतलब तुम कोलाइड के कण को अगर छान करके अलग करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ये छन्ना पत्र को पार कर जाएगा। दूध को छान के अलग करोगे, नहीं होगा। स्याही को छान के अलग करो, जो इंक होता है ना, इंक को छान के अलग करो, नहीं होगा, ठीक है। तो कोलाइड जो है वो छन्ना पत्र को पार कर जाता है। इसका कणों का व्यास, इसके कणों का व्यास होता है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻2 तक इसके कणों का व्यास होता है। किसके, कोलाइड के कणों का व्यास। कोलाइड टिंडल प्रभाव को दिखाता है,
टिंडल प्रभाव को दिखाने का मतलब क्या हुआ? टिंडल प्रभाव को दिखाने का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ से मान लो तुमने क्या किया, एक गिलास लिया और गिलास में तुमने थोड़ा सा यहाँ पर दूध पानी का विलयन ले लिया, ठीक है। अब इसमें तुम टॉर्च जला रहे हो, क्या कर रहे हो? टॉर्च जला रहे हो। जैसे ही टॉर्च का लाइट जाएगा ये प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, ठीक है। ये प्रकाश का मार्ग क्या होगा? दिखाई देगा। इस घटना को ही क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोलाइड के कणों से टकराकर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, जो प्रकीर्णन के कारण हमको ये जो प्रकाश का मार्ग है, प्रकाश का जो रास्ता है वो दिखाई देगा, और इसको बोलते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव, ठीक है। वास्तविक विलयन में ये नहीं होता है। जैसा कि हम पानी चीनी का विलयन बना, उसमें टॉर्च जलाओ तो पानी आर पार हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसमें ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा, ठीक है। ब्राउनी गति को दिखाता है। ब्राउनी गति का मतलब क्या होता है? देखो ब्राउनी गति का मतलब, मान लो ये कोई विलयन है और विलयन का कोई विलय कण है, तो ये कण जो है ना हमेशा तेज गति के साथ इस तरह से डायरेक्शन में भागता रहता है, इस तरह से इधर उधर भागता रहता है, जिसको हम लोग ब्राउनी गति बोलते हैं। तो जो कोलाइड के कण है वो ब्राउनी गति के साथ क्या होता है? गतिशील होता है, एक दूसरे से टकराता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, ठीक है। बहुत से कोलाइड ऐसे भी होते हैं जो विद्युत का चालन करता है, मतलब अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कोलाइड से होकर विद्युत धारा का क्या होगा? चालन हो जाएगा। कणों को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसा कि हमने बात किया। बहुत सारे कोलाइड ऐसे हैं जिसको माइक्रोस्कोप से देखने जाएंगे, अगर अच्छे प्रकार का माइक्रोस्कोप है उससे हम लोग उसके कणों को देख पाएंगे। कोलाइड जो विलयन होता है ना वो अर्ध पारदर्शी होता है। मतलब क्या? बहुत सारे कोलाइड तो अपारदर्शी होता है, और बहुत सारे कोलाइड ऐसा होता है कि अगर विलयन बना करके उसमें देखना चाहो तो उसके आर पार को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। ये तो या तो अर्ध पारदर्शी होगा या अपारदर्शी होगा। कण नीचे नहीं बढ़ते, मतलब दूध हो गया कोलाइड, ये बात तो समझ में आ गया तुमको। अब दूध को तुम बिल्कुल छोड़ दो एकदम स्थिर, ठीक है, तो क्या दूध में जो भी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठेगा? क्या नहीं बैठेगा ना। तो मतलब कोलाइड के कण नीचे नहीं बैठते, जबकि हम लोग देखते हैं निलंबन का कण पानी और मिट्टी का मिश्रण है, पानी बालू का मिश्रण है, उसको कुछ देर के लिए हम छोड़ते हैं तो निलंबन के कण क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइड के कण नीचे नहीं बैठते हैं। और वास्तविक विलयन का कण यानी कि पानी और चीनी का जो विलयन है, अगर तुम स्थिर छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं, चीनी वापस जो है गिलास के नीचे बैठ जाएगा। तो ये था हमारा कोलाइड के बारे में सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो अब हमको देखना है यहाँ पर एक और मेथड है हमारे पास मिश्रण को अलग करने का। जो हमने एक मेथड तो हमने पहले पढ़ा है, जो स्याही का जो कलर होता है उसके विभिन्न रंगों को हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है हमको क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब क्रोमोमेटोग्राफी है क्या? सबसे पहले ये समझो। क्रोमेटोग्राफी ऐसे विलयन में से विलय को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें अलग अलग 2-3 अलग अलग विलय घुला होता है, और सबका घुलनशीलता जो है वो अलग अलग होती है, मतलब घुलने की क्षमता जो होती है ना अलग अलग होती है। कहने का मतलब, मान लो यहाँ पर एक विलयन में हम विलयन लेते हैं, ये समझो पहले एक विलयन लिए, विलयन में हमने नमक मिलाया और चीनी मिलाया, दोनों को मिलाया। तब जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही स्पीड से मिले। पहले तो देखो नमक और चीनी अगर विलयन में मिला रहे हैं तो नमक और चीनी विलय हो जाएगा, और ये जो पानी है ना, पानी क्या है? विलायक है। पहले तो ये समझो, नमक और चीनी की जो घुलनशीलता होगी वो अलग अलग, घुलनशीलता की जो दर होगी वो अलग अलग होगा, यानी कि कोई स्लो घुलेगा और कोई तेज घुलेगा, ये बोल रहे हैं हम। तो ऐसे विलायक के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी घुलनशीलता की दर जो है ना वो अलग अलग होती है। तो जो हमारा इंक होता है, जो स्याही होता है, उसकी घुलनशीलता की दर जो है वो अलग अलग होती है। इसलिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग जो है ना, एक ही इंक में अलग अलग जो रंग डाले जाते हैं उसको अलग करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं औजार देख लेते हैं। इस प्रकार से एक हमको शीशे का बीकर ले लेना है, और शीशे के बीकर में क्या करना है, एक अपने को कागज़ लेना है, फिल्टर पेपर, कागज़ नहीं लेना है, फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर ले करके, ये मान लो हमारा फिल्टर पेपर है, ठीक है, और फिल्टर पेपर कुछ ऊपर जा कर के यहाँ पर तुमको निशान लगा लेना है, ठीक है। निशान लगा करके एक बूंद स्याही का यहाँ पर तुमको डाल देना है। अब इसको डालने के बाद एक ऐसा लटकाने के लिए है ना, यहाँ कलम भी लगा सकते हो, पेन लगा सकते हो, पेन या कोई तुम्हारे पास छड़ है दूसरा तो वो लगा सकते हो। इसको लगा करके पानी के अंदर में हल्का डुबोना है, फिल्टर पेपर को पूरा नहीं डाल लेना है, हल्का डुबाना है। अब हमने क्या कहा था याद करो, हमने ये कहा था
कि जो 2-3 विलय इसमें घुला होगा, ये जो स्याही हमने डाला इसमें 2-3 प्रकार का विलय होगा, यानी 2-3 प्रकार का रंग होगा। अब अलग अलग रंगों की जो घुलने की दर है वो अलग अलग होगा, यानी कि कोई रंग तेज घुलने वाला होगा और कोई रंग स्लो घुलने वाला होगा। जो तेज घुलने वाला होगा ना, वो पानी जब फिल्टर पेपर में पानी ऊपर की ओर चलेगा वो ऊपर की ओर चलता हुआ चला जाएगा, और जो स्लो घुलने वाला होगा वो नीचे तुमको नजर आने लगेगा। जैसा कि यहाँ पर देखो, जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो लगभग इस प्रकार का रिजल्ट, यहाँ पर कलर चेंज हो सकते हैं लेकिन रिजल्ट हमको इस प्रकार से मिलेगा, है ना। एक रंग ऊपर होगा, फिर दूसरा रंग उसके नीचे होगा, फिर तीसरा रंग उसके नीचे होगा, तो इस प्रकार का रिजल्ट तुम्हारे पास निकल के आएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड हो गया, क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी जो है ना, कहाँ से निकल के आया, ये ग्रीक शब्द से निकल के आया है, क्रोमा से निकल के आया, ग्रीक शब्द क्रोमा से, और क्रोमा का मतलब होता है रंग, ठीक है। पहली बार इस मेथड का प्रयोग जो है वो रंगों को अलग करने के लिए ही, रंग में जो होता है अलग अलग कलर होते हैं उसको अलग करने के लिए प्रयोग किया गया था, इसलिए इस मेथड का नाम हम रखते हैं क्रोमेटोग्राफी। सिर्फ रंगों के साथ ही नहीं, इस प्रकार का अगर और विलय किसी भी विलयन में या किसी भी विलयन में और विलय अगर डाला हुआ है तो इस तरह से हम अलग कर सकते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी समझ में आ गया। चलो जी, तो अब हमको देखना है आसवन विधि क्या होता है और आसवन विधि का प्रयोग किस प्रकार के मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो आसवन विधि क्या होता है, आसवन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास मिश्रण होता है उसको गर्म किया जाता है, वाष्प के रूप में बदला जाता है, और फिर वाष्प के रूप में बदलने के बाद फिर उसको ठंडा किया जाता है, तो इसको हम लोग आसवन विधि कहते हैं। यहाँ से देखो, वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है, फिर उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में संघनित ठंडा करके उसको द्रव बना लिया जाता है, उसको हम लोग आसवन विधि कहते हैं। तो आसवन विधि का प्रयोग किस प्रकार के द्रवों को हम अलग करने के लिए करते हैं, तो आसवन विधि का प्रयोग हम लोग उस प्रकार के द्रवों के लिए करते हैं जो एक दूसरे में मिश्रणीय हो, यानी कि एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल जाता है। जैसे कि जल और एसीटोन का अगर मिश्रण बनाएंगे तो जल और एसीटोन जो है पूरी तरह से एक दूसरे में मिल जाएगा, उसको हम अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तथा जो भी द्रव का मिश्रण बना रहे हैं ना, उसमें कम से कम उसके क्वथनांक में, यानी उबलने का जो ताप होता है ना, वाष्प में बदलने का जो ताप होता है, उसमें कम से कम 25 या उससे अधिक डिग्री का, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक डिग्री सेल्सियस का अगर अंतर रहता है तो हम आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आसवन विधि को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये पूरा सेटअप समझना होगा, तब जाके आसवन विधि हमको यहाँ पर समझ में आने वाला है। सबसे पहले तो एक फ्लास्क ले लेते हैं, यहाँ पर एक गोलाकार फ्लास्क लेते हैं, मतलब कांच का एक बर्तन होगा इस तरह का, जिसकी एक गर्दन होगी इस तरह का, और गर्दन के ठीक ऊपर में क्या लगा होगा, थर्मामीटर लगा होगा, और इस पूरे सेटअप को सहारा देने के लिए यह जो है ना, ये पूरा यह एक स्टैंड लगा हुआ है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम बोल सकते हैं, ये जो हम टेबल देख रहे हैं, ये टेबल किस प्रकार का होगा, ये या तो जाली का टेबल होगा या किसी ऐसे पदार्थ का टेबल होगा जो उष्मा का सुचालक हो। क्या हो, उष्मा का सुचालक हो, क्योंकि नीचे से अंततः हमको गर्म करना पड़ेगा तब जाके आसवन होगा, क्योंकि वाष्प में बदलना है तो गर्म तो करना पड़ेगा। तो टेबल जो हमारा होगा इस प्रकार का होगा कि अगर नीचे से गर्म करे तो ये जो हमारा कांच का जो हमारा रखा हुआ है बर्तन, ये गर्म हो, यानी जो फ्लास्क रखा हुआ है ये यहाँ तक गर्मी पहुँच सके, ठीक है। नीचे में क्या है, नीचे में एक बर्नर रखा हुआ है, यानी कि इसको गर्म करने की व्यवस्था रखी गई है, इस प्रकार समझो। हाँ, अब ये ऊपर जाएंगे, फ्लास्क की गर्दन में एक ट्यूब लगा हुआ है, फिर से एक नली फिर से लगी हुई है, और नली के बीच में क्या लगा हुआ है, यह एक ऐसा यंत्र बोल सकते हैं हम जो क्या करता है, ये पहले तो समझो, इसको जब गर्म करेंगे ना तो ये वाष्प बनेगा। ये तो जल और एसीटोन का मिश्रण है, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे ना तो गर्म करने के बाद वाष्प बन के क्या करेगा, ये उड़ जाएगा, और वाष्प बनने के बाद यहाँ पर आएगा, इस नली से होकर के इधर जाना है इसको। अब जब इस नली से इसको इधर जाना है तो यह क्या करेगा, फिर वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो फिर से यह क्या होगा, द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा। मोटा मोटी बात हमको ये समझना था। तो इसमें कुछ टर्म आया है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आसवन फ्लास्क या श्रवण फ्लास्क किसको बोलते हैं। आसवन की प्रक्रिया जिस फ्लास्क में कराई जाती है या जिस बर्तन में कराई जाती है उसको हम लोग आसवन फ्लास्क बोलते हैं। तो आसवन की प्रक्रिया किस में कराई जा रही है, कांच का गोलाकार बर्तन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आसवन फ्लास्क बोलेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा लिविंग संघनक,
ठीक है। तो आसवन फ्लास्क के गर्दन में एक ट्यूब लगी होती है और ट्यूब में लगा होता है एक यंत्र जो क्या करता है, वाष्प को ठंडा करने का काम करता है, जिसको हम लोग लिबिग संघनक कहते हैं। अब थोड़ा सा लिबिग संघनक का देख लो। ये जो संघनक है ना, इसमें ठंडा जल प्रवेश करेगा। यहाँ से क्या करेगा, ठंडा जल प्रवेश करेगा। चूंकि यहाँ पर वाष्प आ रहा है, ये गर्म जल है, ठीक है, वाष्प गर्म होगा। अब ये ठंडा जल प्रवेश करेगा और इधर से क्या करेगा, गर्म जल निकल जाएगा। तो ये जब ठंडा जल प्रवेश कर रहा है तो इस पाइप को पूरा इतना दूर में क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक में क्या करेगा, इसको पूरी ठंडा कर देगा। जब ठंडा होगा तो क्या होगा, ये जो वाष्प बन के यहाँ से जो भी द्रव है, वाष्प बन के जो निकल के जा रही है, वो ठंडा होकर के द्रव के रूप में इसमें आ जाएगा। ठीक है, लिविंग संघनक समझ में आ गया। अब पूरा प्रक्रिया समझो किस प्रकार से करते हैं इसको, है ना। तो प्रक्रिया क्या है, बड़ा सिंपल सा प्रक्रिया है। इसमें दो द्रव रखा हुआ, एक है जल, एक है एसीटोन। जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस। कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों के क्वथनांक में अंतर है। जब धीरे धीरे हम इसको गर्म करना, ये जल और एसीटोन का मिश्रण है, जब हम धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे जल और एसीटोन को, तो क्या होगा, जब टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस हमारे थर्मामीटर में दिखाएगा, वहां पर जाकर के ताप स्थिर हो जाएगा और वहां से सबसे पहले एसीटोन का वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। यानी कि एसीटोन वाष्प बन के यहाँ इस ट्यूब में आने लगेगा और इस ट्यूब में आकर के इधर वाले ट्यूब में आएगा। और जब एसीटोन इधर वाले ट्यूब में आएगा, ये तो वाष्प है, ऊपर जो जा रहा है एसीटोन, ये तो वाष्प है ना, यहाँ तक तो वाष्प ही रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा, लिबिग संघनक से गुजरेगा, तो लिबिग संघनक चूंकि इसमें ठंडा जल जा रहा है, तो ये पूरी ठंडा जगह है। ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ठंडा होगा, यहाँ तक ये ठंडा होगा। अब ठंडा हुआ तो ये वाष्प को क्या फिर बदल देगा, द्रव के रूप में। वाष्प हमारा क्या है, 56 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ताप रुका है, तो 56 डिग्री सेल्सियस पर केवल एसीटोन का यहाँ पर वाष्पीकरण होगा, किसी दूसरे द्रव यानी कि जल का वाष्पीकरण यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमको एसीटोन का वाष्पीकरण हो रहा है। एसीटोन ठंडा हो गया, फिर से द्रव रूप में आ रहा है और फिर आगे चल के ये हमारा इस वाले में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक हमको करते रहना है जब तक कि ये टेम्परेचर बढ़ने नहीं लगेगा। अगर मान लो 56 डिग्री से जब ये बाहर जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा, तो हमको ये प्रक्रिया क्या करना है, बंद कर देना है। जब 56 डिग्री से ताप ज्यादा होगा, इसका मतलब एसीटोन खत्म हो गया, अब हमारे पास जल आ गया है। फिर वाष्पीकरण कहाँ पर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद होगा। तो 56 से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ये हमको बर्नर को बंद कर देना है, इस बर्तन को अलग कर लेना है, एसीटोन हमारा अलग हो गया। ये था हमारा आसवन। तो अब अपने को यहाँ पर क्या देखना है, देखो अपने को देखना है अब यहाँ पर आसवन विधि। और आसवन विधि होता क्या, सबसे पहले तो ये समझो। आसवन विधि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है मिश्रणों के बारे में। जल और पानी का मिश्रण बना लिया, जल और एल्कोहल का मिश्रण बना लिया, है ना। ये सारे मिश्रण के बारे में हमने पढ़ा है। जैसे मान लो जल और चीनी का हम विलयन बना रहे हैं या मिश्रण बना रहे हैं, मिश्रण ही तो है, समांगी मिश्रण है ना। जल और पानी का हमने एक विलयन तैयार कर लिया। अब जल में से बोले तुमको कि चीनी को अलग कर दो, तो कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे जल में से चीनी को हम लोग अलग कर सकते हैं। अगर वाष्पन करेंगे तो पानी वाष्प बन के चला जाएगा, चीनी बच जाएगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर में पूरा ही, ऐसे तो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा है, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आधारित है किस पर, हमारा मिश्रण पर आधारित है। ये वाला चैप्टर जो पूरा मिश्रण के बारे में, ठीक है। और मिश्रण को पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि दो मिश्रणीय द्रव अगर हमारे पास हो। अब मिश्रणीय द्रव क्या होता है, मिश्रणीय द्रव ऐसा द्रव होता है जो दोनों द्रव एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाता है। जैसे जल को अल्कोहल में मिला दो तो वो क्या बन जाएगा, मिश्रणीय द्रव बन जाएगा। फिर तुम जल और अल्कोहल के बीच में अंतर नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जल को एसीटोन में मिला दो, जिसके बारे में हम अभी देखने जा रहे हैं कि जल से एसीटोन को कैसे अलग करेंगे। जल को एसीटोन में मिला दो तो वो तुम्हारा मिश्रणीय द्रव बन जाएगा। अब इस मेथड का प्रयोग यानी कि आसवन विधि का प्रयोग किस तरह से करते हैं, साथ ही साथ आसवन विधि होता क्या है, ये सारी बातें हमको यहाँ पर जाननी है। सबसे पहले तो हम आसवन विधि के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझ लेते हैं आसवन विधि होता क्या है। आसवन विधि क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें सबसे पहले द्रव को उबाला जाता है, गर्म किया जाता है। द्रव उबल करके वाष्प में चेंज हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। देन हम क्या करते हैं, वाष्प को फिर ठंडा करके द्रव में बदल लेते हैं। इस तरह से हमको शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाता है ना। पूरा मेथड हमारा यही है। यहाँ पर देखेंगे
वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है, फिर उस वाष्प को ठंडा कर पुनः संघनित किया जाता है, यानी कि द्रव के रूप में बना दिया जाता है, आसवन कहलाता है। ठीक है, ये बातें इतना मुश्किल नहीं, एक समझ में नहीं आए। मतलब क्या, मतलब ये कि हम क्या, जो भी द्रव हमारे पास होगा, हर द्रव का कुछ ना कुछ क्वथनांक होता है। क्वथनांक कहने का मतलब हर द्रव के लिए कोई न कोई एक टेम्परेचर होगा जिस पर वो द्रव जाकर के उबलना शुरू कर देगा और वहाँ से वो वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाने लगता है। हर द्रव का अलग अलग होता है। जैसे अगर हम एसीटोन की बात करें तो एसीटोन का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस का होता है, 56 डिग्री सेल्सियस। और जल की बात करें, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ये जो आसवन मेथड है, किस तरह के मिश्रणीय द्रव के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो आसवन मेथड जो है ऐसे द्रवों के लिए प्रयोग कर सकते हैं जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री या उससे अधिक का अंतर होता है। अगर 25 डिग्री से कम का अंतर होगा तो फिर हमको आसवन विधि प्रयोग में नहीं लाना है। इस विधि से हम उन दोनों द्रवों को अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमको समझ लेना, ये जो पूरा पिक्चर हमने सजाया हुआ है, जो हमारा यहाँ पर यंत्र लगा है, उन सारे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए एक क्या है, हीट का हम बोल सकते हैं सुचालक, यानी कि ताप का सुचालक। एक ऐसा स्टैंड चाहिए जिस पर हम एक कांच का फ्लास्क रख सकें। मतलब ये एक ऐसा स्टैंड चाहिए कि इस पर हम ये कांच, ये क्या है, कांच का है, कांच का बर्तन है जिसको हम फ्लास्क बोल रहे हैं। तो ये हीट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब इससे उष्मा जा सके आ सके। ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। ये हमारा बर्नर है जिससे हम हीट देंगे। ये अपना आसवन फ्लास्क, इसको बोलते हैं आसवन फ्लास्क, है ना। आसवन की प्रक्रिया जिस फ्लास्क में कराई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आसवन फ्लास्क। तो शीशे का इस तरह से एक फ्लास्क होता है जरा, जिसका बड़ा सा एक गर्दन होता है। ठीक है, जिसका बड़ा सा एक गर्दन है। ठीक है, इस गर्दन को फिक्स, यानी इस फ्लास्क को स्थिर रखने के लिए एक यहाँ पर स्टैंड लगाया गया होता है। यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया जाता है ताकि जब हम ये सारा क्रिया करें तो ये कहीं पर हिले डुले नहीं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वाष्पन हो तो यहाँ पर क्या होगा, एसीटोन उबलेगा, जल उबलेगा, उबलने क्रम में हो सकता है हिले डुले। तो इस वजह से इसको स्थिर रखने के लिए ये इस स्टैंड के सहारे जोड़ दिया गया है। फिर एक क्षैतिज पाइप है, इस तरह से लगाया गया है। ठीक है, जिससे वाष्पन के बाद जो भी द्रव है इससे होकर के यहाँ पर हमको प्राप्त होने वाला है। लेकिन इस बीच में, इस क्षैतिज पाइप के बीच में एक संघनक लगाया गया। अब संघनक क्या होता है, संघनक क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब भी जाएगा, यहाँ पर हमारा थर्मामीटर लगा है, 56 डिग्री सेल्सियस पर जब भी तापमान जाएगा, ये जो टेम्परेचर है ये बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ से एसीटोन का वाष्पन शुरू हो जाएगा। एसीटोन वाष्पित होकर के यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आने के बाद इस नली से होते हुए इस संघनक में आएगा। अब संघनक में क्या करते हैं, यहाँ से ठंडा जल देते हैं, यहाँ से ठंडा जल देते हैं, यहाँ से गर्म जल निकलता है ना। गर्म जल क्या करता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब ठंडा जल क्यों देते हैं, क्योंकि जो वाष्प बन के यहाँ से एसीटोन जा रहा है वो यहाँ तो गर्म ही होगा। अगर हम ठंडा नहीं करें यहाँ पर तो एसीटोन तो फिर भाप में ही बना रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर ठंडा जल देते हैं, जिससे कि ये जो क्षेत्र है ना हमारा, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से, ये पूरा क्षेत्र जो है हमारा ठंडा हो जाता है। जब एसीटोन यहाँ से गुजरता है तो इसके यहीं पर इसी क्षेत्र के अंदर में वो पूरी वाष्प जो है फिर से जल में यानी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तित होने के बाद हम यहाँ पर से एसीटोन को प्राप्त कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। अब ये तो समझ में आ गया कौन से क्या क्या लगा हुआ है और किसका क्या काम है। सबसे प्रोसेस करेंगे कैसे, जल और एसीटोन का विलयन ले लेंगे। ये जो दिख रहा है ये जल और एसीटोन का विलयन है। उसके बाद हमको क्या करना है, एक इस तरह से टेबल होगा हमारे पास, और टेबल ऐसा टेबल होगा जो जिसके आर पार हीट जा सके, मतलब गर्मी जा सके। ठीक है, अब क्या करना है, जल एसीटोन का विलयन लिया, इस फ्लास्क में हमने डाला। नीचे से हम एक बर्नर रखेंगे, मतलब बर्नर मतलब इसको गर्म करना है तो बर्नर तो चाहिए ना हमारे पास, गर्म करने का साधन, मतलब आग को बोल सकते हैं। अब धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे। जैसे ही धीरे धीरे गर्म करेंगे तो 56 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही टेम्परेचर हमारा यहाँ पर शो करेगा तो क्या होगा, एसीटोन का वाष्पन यहाँ से शुरू हो जाएगा। एसीटोन वाष्पित होकर के हमारा यहाँ तक आने वाला है और यहाँ आने के बाद फिर इस नली के जरिए यहाँ तक पहुँचेगा। वाष्प यहाँ तक पहुँचेगा,
इससे आगे जैसे ही वाष्प पहुंचेगा, चूंकि यहाँ से हम ठंडा जल दे रहे हैं, यहाँ से गर्म जल निकलेगा, तो ये वाला पूरा क्षेत्र ठंडा होगा। और ठंड हम जानते हैं कि वाष्प को हम ठंडा करते हैं तो वो फिर क्या करता है, द्रव में बदल जाता है। तो इस वाले नली में पहुंचते ही एसीटोन क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा और यहाँ के बाद जो है हमको द्रव के रूप में एसीटोन हमको प्राप्त हो जाएगा। ये क्रिया कब तक जारी रखना है, ये क्रिया तब तक जारी रखना है जब तक कि हमारा यहाँ से 56 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करना नहीं शुरू कर दे। एक बार जैसे 56 डिग्री से टेम्परेचर जैसे 57 डिग्री पर जाएगा, इस प्रक्रिया को हमको बंद कर लेना है, क्योंकि सारा का सारा एसीटोन हमने क्या किया है, निकाल दिया। ये पूरा का पूरा जो मेथड है ये था हमारा आसवन विधि। तो समझ में आ गया। चलो, तो अब यहाँ पर हमको देखना है प्रभाजी आसवन विधि क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने बात किया है आसवन विधि का। तो आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि दोनों ही मेथड है। कौन सा, दो मिश्रणीय द्रवों को एक दूसरे से अलग करने का। अब मिश्रणीय द्रव क्या होता है, इससे पहले जब हम आसवन विधि बता रहे थे तो वहाँ भी बताया था, दो ऐसे द्रव जो बिल्कुल एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, उसको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसको हम लोग मिश्रणीय द्रव बोलते हैं। यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम लिए हैं एल्कोहल और एसीटोन का मिश्रण। एल्कोहल का क्वथनांक होता है 65 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस। अब वहाँ पर जो हम आसवन विधि में जो भी मेथड था हमारा, जो भी प्रक्रिया था, इससे थोड़ा आसान था। फिगर को भी देख के समझ सकते हैं, तो आसवन विधि आसान था। हालांकि प्रक्रिया उसी से मिलता जुलता है, जो भी हम समझेंगे ना, प्रक्रिया वही है सेम, बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। यहाँ पर ये जो आसवन प्रभाजी फ्लास्क लगाया गया है ना, ये थोड़ा सा लगा है। ये क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आसवन विधि में जो जितनी बातें थी उतनी बातें तो यहाँ पर है ही, साथ ही साथ ये 3 अलग से जो छोटे छोटे फ्लास्क है ना, ये लगाए गए हैं, है ना। ये क्यों लगाए गए हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले। फिलहाल बात कर लेते हैं, आसवन विधि का प्रयोग हम ऐसे दो मिश्रणीय द्रवों के लिए करते थे जिनके बीच में क्वथनांक का अंतर जो है 25 डिग्री या उससे अधिक होता था। जिनके क्वथनांकों में अंतर कितना डिग्री का होता था, 25 डिग्री या उससे अधिक होता था, तो उसके लिए हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करते थे। अब जो है, जो प्रभाजी आसवन विधि है, इसमें क्वथनांकों का अंतर जो है या तो 10 डिग्री सेल्सियस होगा या 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम का होगा। अब देखो, टेम्परेचर क्या है ना कि धीरे धीरे भी अगर हम राइज करते हैं, धीरे धीरे भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अराउंड 10 डिग्री के आसपास तो रहेगा। मतलब 5 से 10 डिग्री के बीच में टेम्परेचर तो राइज करेगा। अब इस स्थिति में होगा क्या, अगर मान लो अगर हम आसवन विधि करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो ठीक है। ताप क्या होगा, फ्लैक्चुएट, अगर 2-4 डिग्री इधर उधर भी 5 डिग्री चला जाता है, तो चूंकि 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो एक ही द्रव वाष्पित होगा। लेकिन यहाँ पर जब 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम का अंतर हो ना, तो अगर 5 डिग्री कम ज़्यादा हो टेम्परेचर, तो दोनों द्रव एक साथ वाष्पित होने लगेगा और फिर दोनों द्रव एक साथ संघनित होने लगेगा। इस स्थिति में आसवन विधि तो हमारा फेल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जो उपयोग करते हैं वो करते हैं प्रभाजी आसवन विधि में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम फिगर को देख लेते हैं। जैसा कि हम आसवन विधि में देखेंगे, ये एक स्टैंड है और ये रखने का एक आधार है। ये जो फ्लास्क है आसवन फ्लास्क, ये हमारा क्या है, आसवन फ्लास्क है। आसवन फ्लास्क को रखने के लिए एक स्टैंड बनाया गया है जिसके नीचे में एक बर्नर लगाया गया है। क्या है ये, बर्नर है। बर्नर की सहायता से हम इसको टेम्परेचर देंगे आसवन फ्लास्क को, है ना, तभी तो वाष्पन की प्रक्रिया होगा ना। ये जो तुमको 2 डंडी नज़र आ रहा है यहाँ और यहाँ, ये इसको इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, तो इसको सीधा रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, ये बोल सकते हैं जो भी नट वुट लगाया गया है ना, ये सारा सेटलमेंट किया गया है। पहली बात ये तो हमको पता है, आसवन विधि में ये क्या है, संघनक है। यहाँ से हम ठंडा जल देते हैं और इधर से गर्म जल निकलता है। ठीक है, मेथड बड़ा आसान था, आसवन विधि के जैसा ही है। इसको हम गर्म करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एल्कोहल और एसीटोन का मिश्रण यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखेंगे एल्कोहल और एसीटोन का मिश्रण होगा। किसका मिश्रण होगा, एल्कोहल और एसीटोन का, ये वाला मिश्रण होगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझो, एसीटोन का जो हमारा यहाँ पर क्या है, एसीटोन का जो क्वथनांक है वो 56 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये जल्दी वाष्प बन जाएगा, ये अधिक वाष्पशील पदार्थ है।
क्वथनांक निम्न है और अधिक वाष्पशील है। क्वथनांक उच्च है एल्कोहल का और ये कम वाष्पशील है। क्या कहा हमने, देखो यहाँ से उच्च क्वथनांक कम वाष्पशील। देखो इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है इसलिए बता रहे हैं। एसीटोन का निम्न क्वथनांक अधिक वाष्पशील। ये समझो क्यों बता रहे हैं, अभी पता चलेगा। ठीक है, इतना सारा बात समझ में आ गया। यहाँ पर हमको 2 बर्तन भी रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल और एसीटोन दोनों को अलग अलग बर्तन में हमको इकट्ठा करना है, तो 2 बर्तन हमको चाहिए। अब समझो, यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर में दोनों में कितने डिग्री का अंतर है। क्वथनांक में 10 से 11 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 9 डिग्री का अंतर है ना, 5 और 4 9 डिग्री का अंतर है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो फ्लास्क लगाया गया है ना, 1 2 3 एक्स्ट्रा फ्लास्क ऊपर में लगाया गया, ये क्यों लगाया गया? तो यहाँ पर देखो तापमान यानी कि क्वथनांक में कितने का अंतर है, 9 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर है। मतलब जब तुम यहाँ पर टेम्परेचर इसको गर्म करोगे ना, तो एक साथ दोनों एसीटोन भी और एल्कोहल भी दोनों क्या करेगा, ऊपर उठना, वाष्प बन करके ऊपर उठना शुरू कर देगा। चूंकि ये 3 फ्लास्क लगाए गए हैं, जो एसीटोन और एल्कोहल दोनों के कण है वो वाष्पशील कण है यानी वाष्प है। ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन से, जो भी यहाँ पर रास्ते में कठिनाई है ना, उसको पार करते हुए टकराता हुआ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि वाष्प को अधिक जगह मिल रहा है, एल्कोहल और एसीटोन के दोनों के वाष्प को अधिक जगह मिल रहा है। बर्तन की दीवार से दोनों की वाष्प क्या होगा, टकराता हुआ जाएगा। अब जब टकराता हुआ जाएगा तो चूंकि एसीटोन अधिक वाष्पशील पदार्थ है और इसका क्वथनांक कम होता है, इस वजह से अधिक वाष्पशील होने के कारण एसीटोन तो पार कर जाएगा। एसीटोन पार करके यहाँ आगे ठंडा होकर द्रव में बदल करके इस बर्तन में आ जाएगा। लेकिन चूंकि एल्कोहल का क्या है, एल्कोहल का जो है वो क्वथनांक है 65 डिग्री सेल्सियस और ये कम वाष्पशील है, तो एल्कोहल वाष्प तो बनेगा लेकिन इस बर्तन से टकरा करके क्या होगा, एल्कोहल फिर नीचा ही आ जाएगा। क्या होगा, एल्कोहल नीचा फिर से यही नीचे आ जाएगा और एसीटोन हमारा ऊपर चलता चला जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि सारा का सारा जो है एसीटोन इस बर्तन में हमको जमा नहीं हो जाए। जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस से इस थर्मामीटर में 56 डिग्री सेल्सियस से तापमान राइज करने लगेगा, ज़्यादा होने लगेगा, हमको इस वाले बर्तन को हटा करके ये वाला बर्तन यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर 65 डिग्री के अराउंड जाएगा, अब एल्कोहल का वाष्पन होना शुरू हो जाएगा, एल्कोहल हमारा दूसरा बर्तन में आना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया थी यहाँ पर प्रभाजी आसवन मेथड का, किस तरह से होता है, किस प्रकार के द्रवों के साथ प्रभाजी आसवन किया जाता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर समझी। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमको देखना है यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हमको बात करना है। 2 प्रश्नों का जवाब यहाँ से हमको मिलने वाला है। इस पोर्शन की वीडियो के इस पोर्शन में हमको 2 प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है। एक तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, दूसरा प्रश्न है हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। इन दोनों प्रश्नों के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आ जाओ हम समझते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कहते किसको है। देखो हमारा ये जो दुनिया है ना, या तुम अपने आसपास नज़र डालो तो कुछ ना कुछ बदलाव निरंतर होते रहते हैं। अब बदलाव का मतलब कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है, चेंजेज होते रहते हैं। जैसे कि दिन के बाद रात होता है, ये भी एक प्रकार का चेंजेज है। जैसे कि दूध से दही जम जाता है, ये भी एक प्रकार का चेंजेज है, बदलाव है यानी परिवर्तन है। जैसे कि लोहे में जंग लग जाता है, यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, खाना खाने के बाद पाचन हो जाता है, यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, और भी बहुत सारे परिवर्तन जो हम अपने आम जिंदगी में देखते रहते हैं। तो इनमें से कुछ होता है भौतिक परिवर्तन और कुछ होता है रासायनिक परिवर्तन। तो कैसे पहचान पाएंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखो पहला बात तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता है। और जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना, वो अस्थायी होता है यानी कि परमानेंट होता है। तुम अगर भौतिक परिवर्तन को तुमने बदल दिया है, एक पदार्थ को भौतिक परिवर्तन के द्वारा दूसरे पदार्थ में बदला है, या देखने में दूसरे पदार्थ लग रहा है। जैसे कि मान लो तुमने पानी को जमा लिया, देखो पानी से तुमने बर्फ बना दिया,
तो ये पदार्थ का रूप तो बदल गया है, पदार्थ का यहाँ पर रूप बदल गया बर्फ, लेकिन क्या ये हमेशा बर्फ रहने वाला है? बिल्कुल नहीं रहने वाला है। साथ ही साथ एक और बात है, यहाँ पर पानी से तुमने बर्फ बनाया तो बर्फ के गुण में और पानी के गुण में बहुत कम का अंतर है ना। मूल गुण पानी का और मूल गुण बर्फ का एकदम एक जैसा ही होगा। यानी कि पानी का स्वाद ले लो और बर्फ का स्वाद ले लो, दोनों का स्वाद कैसा हो जाएगा? एक ही रहने वाला है, अलग नहीं होगा। यानी कि एक बात और समझ में आता है हमको यहाँ से कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का मूल गुण नहीं बदलता है। ठीक है, पदार्थ के मूल गुण में कोई नहीं बदलाव होता है, पदार्थ के गुण बिल्कुल बदल जाते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन, जैसे मान लो दूध से तुमने दही बना दिया, दूध से तुमने बनाया दही। अब दूध का स्वाद अलग होता है और दही का स्वाद अलग होता है। दूध में अम्ल की मात्रा नहीं होती है जबकि दही में अम्ल की मात्रा होती है। देखो पदार्थ का मूल गुण बिल्कुल ही बदल गया। साथ ही साथ एक और बात देख रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन में पानी से तो बर्फ बना सकते हैं, मतलब भौतिक अवस्था बदल सकते हैं, एक भौतिक अवस्था से दूसरे भौतिक अवस्था में बदला जा सकता है। मतलब पानी से बर्फ बना सकते हैं और भौतिक प्रक्रिया के द्वारा ही बर्फ से पानी भी बनाया जा सकता है। लेकिन एक बार रासायनिक प्रक्रिया हो गया, अगर दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध में हम दही को दूध में नहीं बदल सकते हैं। तो मतलब भौतिक परिवर्तन एक बार हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन यदि एक बार हो जाता है ना, फिर इसको रिवर्स करना, उल्टा करना ऐसे होता है, लेकिन रासायनिक तरीकों से ही रिवर्स होगा, भौतिक तरीकों से रिवर्स नहीं होगा। इसमें भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। देखो पानी और बर्फ है ना, कोई पदार्थ में कोई बदलाव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ना ही उसके स्वाद में बदलाव आ रहा है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। लेकिन दूध से दही बना रहे ना, तो एक नया पदार्थ यहाँ पर बन रहा है, दही में अम्ल की मात्रा होता है। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, और कौन सा उदाहरण ले लें? जैसे कि मान लो हम यहाँ से जल को दो भाग में तोड़ते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही नया पदार्थ है। हाइड्रोजन का गुण ऑक्सीजन का गुण मेल नहीं खाएगा, ये आगे हम बात करने वाले। ये परिवर्तन अस्थायी होता है, जो भौतिक परिवर्तन होता है अस्थायी होता है, मतलब ये परमानेंट नहीं होता है। जैसे कि पानी से तुमने बर्फ बनाया तो कितने देर तक बना के रख सकते हो? जब मौसम गर्म होगा तो बर्फ, फिर पानी क्या हो? पानी बन जाएगा। लेकिन एक बार तुमने दूध से दही बना दिया ना, तो ये परिवर्तन तुम्हारा परमानेंट हो गया। अब दही से दूध हम नहीं बना सकते। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक पदार्थ का भौतिक अवस्था का कुछ भौतिक गुण बदलता है। अब यहाँ पर कुछ भौतिक गुण ही बदलता है। जैसे मान लो पानी से तुमने बर्फ बनाया तो क्या होगा? द्रव के रूप में पानी बहता है, एक गुण इसका हो गया। बर्फ के रूप में पानी बहेगा नहीं, सिर्फ यही बदल रहा है, बाकी स्वाद तो वही है। बाकी बर्फ में भी H2O, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। अगर देखेंगे बर्फ का अणु अगर हम पकड़े तो यहाँ भी H2O होगा और पानी के अणु भी H2O होगा। तो पदार्थ के संगठन में, पदार्थ के बनावट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। जबकि यहाँ पर अगर रासायनिक परिवर्तन हो जाए ना, तो भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाता है, क्योंकि पदार्थ ही बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ ही बदल जाता है। सपोज तुमने हाइड्रोजन पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जल पर, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, जल का गुण क्या होता है? आग को बुझा देता है। हाइड्रोजन में जलने का गुण होता है, ऑक्सीजन में जलाने का गुण होता है। लेकिन क्या जल जलता है? जल बिल्कुल नहीं जलता है। मतलब यहाँ पर जो जल का प्रॉपर्टी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जल एक अलग प्रकार का अणु है, इसका एक अपना गुण है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपना गुण है। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर देखेंगे भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें ऊष्मा परिवर्तन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? जब भौतिक अभिक्रियाएं होती है, भौतिक परिवर्तन होता है, तो उसमें गर्मी आ भी सकता है, गर्मी उत्पन्न हो भी सकता है या नहीं भी होता है, या गर्मी कम हो भी सकता है, नहीं भी होता है। जबकि यहाँ पर देखेंगे रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। कैसे? जैसे सपोज मानो तुम यहाँ पर CaO + CO2 का रिएक्शन कराओ, तो ये होगा CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना का साथ हम पानी के साथ करा रहे हैं चूना का रिएक्शन, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना जल बन रहा है। और साथ ही साथ जब हम चूने के बीकर को छूते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है?
चूना पानी क्या होता है, गर्म लगता है। इसका मतलब यहाँ पर उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो मतलब रासायनिक प्रक्रिया में उष्मा का अवशोषण भी हो सकता है, उत्सर्जन भी हो सकता है। अधिकतर भौतिक अभिक्रिया में ये जो है ना उष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं ही होता है, भूल जाओ। बहुत कम ऐसे भौतिक परिवर्तन है जिसमें उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। तो ये हमने समझा कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने यह भी जाना कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।